सो जय हिंद एवरीवन एंड लेट्स स्टार्ट आवर डेली करंट अफेयर्स। जो मेन टॉपिक है, पहला टॉपिक है बुलडोजर कल्चर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना गाइडलाइन दिया है कि आप ऐसे ही जाके कहीं पे भी बुलडोज नहीं करेंगे। यू हैव टू गिव नोटिफिकेशन एंड यू हैव टू वीडियोग्राफ एवरीथिंग, क्योंकि ऐसे तो माइट भी राइट हो जाएगा ना। जो जितना मजबूत है, जिसका सरकार आया वो अपने अपोजिशन वालों को कर रहा है, वो प्रताड़ित एक्सप्लॉयटेशन पावर का मिसयूज हो रहा है। तो दिस विल बी नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी फॉर ए लॉन्ग टर्म। तो ये दिस विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2। फंडामेंटल राइट्स तो है ही है। दूसरा ये है कि दिस विल बी द पार्ट ऑफ आर्टिकल 142 एज वेल। स्पेशल पावर है सुप्रीम कोर्ट का, उसको यूज किया है सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पे जैसे फंडामेंटल राइट्स तो कम है, फंडामेंटल राइट्स है, बट द मोस्ट पावरफुल पावर इज द 142। इसका यूज करके ये जजमेंट आया है। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है कि कोई भी डिक्री, कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है ना, एंड उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो दैट विल बी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 142 से आता है। देन वी विल सी दैट देयर इज द नॉमिनेशन फॉर द ए.आर. रहमान का है एक म्यूजिक, दैट इज फॉर द मीडिया एंड म्यूजिक अवार्ड के लिए किया गया है, ठीक है। तो ये पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी नॉमिनेशन है, अभी अवार्ड आया नहीं है, तो अवार्ड आने के बाद ही होगा, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द सी रैंचिंग। सी रैंचिंग कभी सुना है? रैंचिंग कभी सुना है क्या? नहीं नहीं, वो नहीं है। रैंचिंग फॉरेन में होता है। इंडिया में जैसे हम लोग ये बाड़ा लगा के जानवरों को रखते हैं या आर्टिफिशियल तरीके से जो पशु पालन करते हैं, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर द सी फिश जो होता है, फिंगरलिंग्स होता है, उनके लिए होता है। तो वी विल सी दैट द रीफ पढ़ा है? रीफ, व्हाट इज द रीफ? ज्योग्राफी में तो पढ़ा होगा। कोरल रीफ, समंदर के अंदर जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, अंडर सी होता है ना, जैसे कोरल्स इकट्ठा हो जाते हैं, वहीं पे मछलियाँ आके अपना शेल्टर लेती हैं। तो दिस इज आर्टिफिशियल रीफ इसलिए यूज होता है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है पॉपुलेशन फिश का, ओवर फिशिंग के कारण, ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण। तो ये सब चीज़ें हम यूज करते हैं। विजिगम कोस्ट पे होता है। विजिगम कोस्ट इज इन द तिरुवनंतपुरम ऑफ द केरला। तिरुवनंतपुरम केरला का क्या है? कैपिटल? कैपिटल। Then we will see that the Omar Abdullah demanded for the compensation over loss of Jammu and Kashmir due to the Indus Water Treaty। एक दिन हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी बहुत डिटेल में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? टोटल 6 हैं, 3 हमारे पास हैं, 3 उनके पास हैं। जो मेजर रिवर्स है दैट इज विद द पाकिस्तान। तो ऐसा रेयर केस में होता है कि ऊपर वाला कंट्री जहाँ से नदी बह के जा रही है वो ज़्यादा दे दे। मैक्सिमम जो ऊपर होता है वही ज़्यादा लेता है, लेकिन ये बहुत एक्सेप्शनल केस है। खासकर कंट्रीज में, स्टेट्स में तो फिर भी आपस में एग्रीमेंट हो जाता है, लेकिन 2 देश वो भी दुश्मन हो फिर भी इतना कर देना, दैट इज गुड थिंग। मतलब बहुत एक दरिया दिली की बात है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि उसको लेके जम्मू एंड कश्मीर की जितनी भी गवर्नमेंट होती है वो विरोध करती रहती है, क्योंकि ठंड में जम जाता है पानी, जो यूटिलाइजेशन होता है प्रॉपर नहीं होता है। जैसे मैक्सिमम, जैसे हम लोगों के वहाँ दिक्कत कब आएगी? गर्मियों में आएगी, क्योंकि गर्मियों में फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि मेल्टिंग नहीं होगी। वहाँ पे इस समय दिक्कत आती है क्योंकि सब जम जाता है। मैक्सिमम दे गॉट फ्रिज, तो फ्रोजन स्टेट होता है, फ्रोजन स्टेट में यूटिलिटी डिफिकल्ट हो जाती है। Then we will see that the perfect cocktail of the layered discrimination. This article is very important. This is with respect to the delimitation। जो सेंटर स्टेट के बीच में, खासकर जो साउदर्न स्टेट हैं और नॉर्दर्न स्टेट के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं, खासकर कि जो सीट्स के को लेके डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि जितने भी एमपीज के सीट्स होते हैं इस तरीके से डिवाइड होता है हर स्टेट में कि वो पॉपुलेशन यूनिफॉर्म रहे। 1 लाख पॉपुलेशन पे अगर एक एमपी को हम दे रहे हैं तो तमिलनाडु में भी उतना ही हो, लेकिन ड्यू टू द सम ये नॉर्दर्न स्टेट है उनमें बहुत तेजी से पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, साउदर्न स्टेट ने कंट्रोल कर लिया है। तो इसीलिए दिक्कत आ रही है, क्योंकि अब जो चेंज होगा सीट्स में, नॉर्दर्न के पास मैक्सिमम आ जाएगा, साउदर्न के पास ऑलरेडी कम है और कम हो जाएगा। तो उसको लेके साउदर्न स्टेट है वो विरोध कर रहे हैं।
तो इसको सेंटर स्टेट रिलेशन, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी सबसे जोड़ के देखा जाता है। ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, तो इस पे हम लोग अच्छे से डिबेट करेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेज है, आया भी है मेंस में। सो दिस विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2 फेडरलिज्म। कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था फेडरलिज्म। देन वी विल सी दैट द इम्पैक्ट ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नाम सुना है उज्ज्वला योजना का? किस लिए है? गुड, हम गैस सिलेंडर ऑन द सब्सिडाइज प्राइस दे रहे हैं, खासकर जो वीमेंस के हेल्थ को कंसीडर में करते हुए, और जो हमारा हमारा ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज, उसको भी लेके हम ये कर रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा एनालिसिस है, सर्वे किया है जम्मू एंड कश्मीर में कि कौन लोग यूज कर रहे हैं, कौन लोग यूज नहीं कर रहे हैं, इसका उनके हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है, इस पे एनालिसिस है, हम देखेंगे। ये वाला तो उसी का रिमेनिंग पार्ट है, सेम न्यूज इज देयर। बाली में एक वॉल्केनो इरप्शन हुआ है, उसके कारण वहां पे जो फ्लाइट्स है कैंसल्ड हुआ है। तो सिर्फ पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम जानेंगे कि कहाँ पे हुआ है, बस उस एक बार। या बाली कहाँ बोला आपने? नहीं, इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया दूसरा देश है। वो बालेश्वरम है ना, बालेश्वरम, वो भी बहुत, महाबलेश्वरम, उसका महाबलेश्वरम नाम है, जहाँ ऊपर हाँ थोड़ा हिल स्टेशन है वहाँ से। हाँ वहाँ, ये तो बाली वहाँ का आई थिंक कैपिटल है ना, क्या है कैपिटल? इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता है, बाली एक इम्पोर्टेंट उसका एरिया है। जकार्ता है ना इंडोनेशिया का, जकार्ता ही है, हाँ? जकार्ता ही है इंडोनेशिया का, एक बार देख लीजिएगा। Then we will see that the inaugural Indian Ocean dialogue between the US and India. This will be part of the discussion between the जो हमारे और यूएस के बीच में इंडियन ओशियन रीजन एंड पैसिफिक सी में हमारा ओशियन में जो हमारा एक तरीके से पार्टनरशिप चल रही है उसको लेके है। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द इंडियन सऊदी अरेबिया हैज द डिफेंस कोऑपरेशन को थोड़ा सा एक्सपैंड किया है। जो सबसे हम ज्यादा दोस्ती में जाते हैं तो क्या किस में जाते हैं? दैट वी गो फॉर द डिफेंस एरिया, तो वहां पे जा रहे हैं हम। देन वी विल सी दैट द बाकू में जो अभी हो रहा है COP19 विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट फंडिंग हो रहा है ना, कई दिन से डिस्कस कर रहे हैं। तो उस पे हम क्या क्या आउटपुट आ सकता है, अभी तो चलेगा, अभी तो 2 दिन ही हुआ, तो उसको थोड़ा सा इन्होंने कवर किया है। दिस विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट। एंड देन वी विल सी दैट द बुकर प्राइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पीसीएस में डायरेक्ट पूछता है, हर तीसरे साल ये क्वेश्चन पूछता है कि बुकर प्राइज किसको मिला है। तो वी विल सी दैट द किसको मिला है, हार्वे। देन वी विल इन द लास्ट वी विल सी दैट द एशिया कप में इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है। तो ये स्पोर्ट्स का है, तो ये पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट न्यूज। फर्स्ट न्यूज जो है फ्रंट पेज पे, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट पुट्स ब्रेक ऑन द बुलडोजर कल्चर। तो अभी हम देख रहे थे कि आप एक तरीके से माइट राइट हो जा रहा था ना, कि आपके पास पावर है तो आप उसका यूज कर रहे हैं, कोई भी आपका अपोजिशन में या अपना वोट बैंक बनाने के लिए आप उसका यूज कर रहे हैं, कि आप दिखा रहे हैं कि आप किसके प्रति बहुत सॉफ्ट हैं और किसके प्रति बहुत हार्ड हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का के पास बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होता है, दैट इज बाय द 142। वो आप केस हो या ना हो, सुप्रीम कोर्ट कहीं से भी केस उठा सकता है और उसको अपने हाथ में लेके, मतलब सुप्रीम कोर्ट का कोई जज जा रहा है, उसने देखा कि कहीं अन्याय हो रहा है या कहीं न्यूज में पढ़ा कि अन्याय हो रहा है, तो वो खुद स्टार्ट कर देते हैं, खुद वो प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद जो जजमेंट आता है अंडर 142 वो इम्प्लीमेंट करने के लिए वो मैंडेटरी होता है, बाइंडिंग होता है। तो एक बार आर्टिकल 142 ओपन कीजिए आप। This is Article 142. It's talk about the enforcement of the decree and the order of the Supreme Court and order as to discovery etc. Okay, यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर है कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए इट कैन गिव एनी ऑर्डर, डिक्री, ठीक है, और वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, दैट शैल बी इनफोर्सिएबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, अगर आपने माना नहीं तो देयर इज द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट, एनी कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है कि आप उसकी बातों को नहीं मान रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, दैट इज द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। एक दिन हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट 2 तरीके का होता है, एक था सिविल कंटेम्प्ट, एक था क्रिमिनल कंटेम्प्ट।
सिविल में क्या था कि जानबूझ के डिसोबीडियंस करना, और क्रिमिनल में था कि कोर्ट के प्रोसीडिंग को स्कैंडलाइज करना और उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना, ये सब चीजें था। तो यहाँ पे देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर टू पनिश फॉर इट्स ओन कंटेम्प्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर भी 142 से आता है। 142 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके द्वारा ये हो गया ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर होगा कि पॉलिसी भी बना सकती है, क्योंकि इसमें दिखा है ना कि एनी मैटर कंप्लीट जस्टिस और एनी कॉज मैटर पेंडिंग बिफोर इट एंड दे कैन डिक्री एनी डिक्री। तो इसी में ये पॉलिसी भी फॉर्म कर देते हैं कि पटाखे नहीं फोड़ने हैं, ये डीजल के इंजन अब बंद करने, ये सब तो लेजिस्लेचर का काम है। लेकिन अंडर दिस पावर दे यूज द पॉलिसी मेकिंग एज वेल। इसी के द्वारा इसी आर्टिकल के द्वारा जुडिशियल एक्टिविज्म भी आ जाता है। जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब वो अपने एरिया से बाहर जाके दूसरे जो ब्रांच है उसके एरिया में वर्क करना। समझ में आ गया? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अगर मिसयूज ऑफ पावर करेंगे तो इट विल बी लाइक द माइट इज राइट। माइट का मतलब होता है कि जो ताकतवर है वही सही है। माइट का मतलब होता है जो ताकतवर है। जैसे मैं ताकतवर हूँ तो मैं ऐसा माहौल बना दूं कि मैं जो कहूँ वही सही है। होता है ना, ताकत होना अलग बात है, लोगों के सोचने की क्षमता अलग हो जाती है। आप जबरदस्ती थोड़ी किसी को करवा लेंगे। तो यहाँ पे यही है कि इट्स गोइंग फॉर द माइट इज राइट, ये वाला ठीक नहीं है। और इन्होंने जो अपना गाइडलाइन दिया है, गाइडलाइन में इन्होंने ये कहा है कि 15 दिन पहले आप किसी को डेमोलिश कर रहे हैं तो उस इंसान को बताइए कि आपका जो घर है, आपका जो भी कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल है, और ये भी बताइए कि क्यों इलीगल है, मतलब क्यों नहीं खरीदा, कितना इंक्रोचमेंट है। ऑल दैट हैव टू बी कम्युनिकेटेड। यहाँ पे ओनर और ऑक्यूपेंट, ऑक्यूपेंट का मतलब जो वहां पे रह रहा है, हु वांट टू चैलेंज द स्टेट, उसको भी टाइम मिलेगा। जो ऑक्यूपेंट है उसको प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए कि वो कोर्ट में जाके अपील भी कर सके। ये नहीं कि नोटिस दिया कर आके गिरा दिया। ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि पूरे जो डेमोलिशन है उसको वीडियोग्राफ किया जाना चाहिए, कि वीडियोग्राफी होगी तो पता चलेगा ना हमने कितना तोड़ा, सही में वो था कि नहीं। जैसे अंदर ही था, आप कह रहे बाहर था, ये कहेंगे ना, तो वीडियोग्राफ होगा तो बाद में पूरा आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ओके। ऑफिशियल हो वायलेट दिस, यहाँ पे है कि जो ऑफिशियल वायलेट करेगा उसको ही बनवाना पड़ेगा। अगर बाद में कोर्ट को ये लगा कि वो सही घर था, वो कोई इलीगल नहीं था, तो जो गिरवाएगा, जो ऑफिसर इंचार्ज रहेगा, उसको पूरा घर बनवाना पड़ेगा। तो एक तरीके से बहुत ही थ्रेट पहुंचा देगा ना जल्दी। कोई ऐसे तो ऑफिसर पहुंच जाते हैं गिराने के लिए, अब उनको अपने पॉकेट से देना होगा तो 10 बार सोचेंगे। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन बीच में बीजेपी गवर्नमेंट के पहले हालत बहुत खराब थी, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन का अगर आप रिप्लाई नहीं दे रहे थे तो उस समय पेनल्टी लगती थी। तो उस समय का माहौल ये था कि ऑफिसर अगर कोई भी राइट टू इन्फॉर्मेशन आता था तो सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे राइट टू इन्फॉर्मेशन का रिप्लाई करते थे, वरना पैसे उनके पॉकेट से देने पड़ते थे। आर यू गेटिंग ना? तो यहाँ पे भी यही काफी एक तरीके से उनके लिए सोचने पे मजबूर करेगा कि बुलडोजर चलाए या ना चलाए। दैट इज द मेन थिंग। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे मेनली आप आर्टिकल 142 और आर्टिकल 127 भी है, और 127 भी राइट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देता है। 127 भी देख लीजिए एक बार आप लोग। 127 में भी एक जगह ये बोला है कि देयर द कोर्ट विल हैव द पावर टू कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। 129 गलत मैंने बोला, 129 में है। 129 इट्स टॉक अबाउट द पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है। तो यहाँ पे भी है कि 129 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट विल बी वर्क एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है, प्रोसीडिंग होता है, दे आर रिकॉर्डेड एंड अवेलेबल फॉर द एविडेंस ऑफ द फैक्ट। क्लियर हो रहा है? तो आर्टिकल 129 एंड 142 दोनों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कहीं ना कहीं पावर दे रहा है, दे रहा है ना। यहां पे इन्होंने बोला है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के जैसे होगा, और कोई कोर्ट दूसरा लोअर कोर्ट है वो इनके जजमेंट को कहेगा कि हम नहीं मानेंगे। जैसे उन्होंने कोई लॉ है और उन्होंने किसी चीज को क्रिमिनल बना के रखा है। जैसे ऐसा है कोई लॉ कहता है कि सड़क के अगर आप
बीचों बीच चलेंगे तो आपको 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये तो लॉ गलत है, कभी कभी तो आदमी क्रॉस करेगा तो बीच में आ जाएगा, 10 साल के लिए थोड़ी सजा दे देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट निकाला कि नहीं नहीं ये लॉ नहीं माना जाएगा, इलीगल घोषित कर दिया। अब नीचे वाले कोर्ट वो पुराना लॉ है उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं मान रहा है ना। इसमें क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब जो प्रोसीडिंग और जो भी अवेलेबिलिटी रहेगी, मानिए कोई लॉयर जाके कहा कि अरे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तो ये जजमेंट दिया है, तो मानना पड़ेगा जज को जो लोअर कोर्ट का है। अरे गेटिंग ना, अगर वो नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। वहां पे है कि ऑर्डर जब देगा कोई तो वो अलग बात है, ऑर्डर किसको दे रहा है, वहां एग्जीक्यूटिव को दे रहा है, वहां पे जो मिनिस्टर है उनको दे रहा है ना। यहाँ पे तो नीचे वाले कोर्ट को भी तो कह रहा है कि हमारा जो जजमेंट होगा वो फाइनल होगा, वही आपको नीचे इंप्लीमेंट करना होगा। लॉ कुछ भी लिखा हो लेकिन द फाइनल जो इंटरप्रिटेशन होता है वो हमेशा जुडिशरी का होता है। डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ पे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का था, वहां पे है कि कोई जस्टिस करना है और उन्होंने एग्जीक्यूटिव को कहा कि 10 लाख रुपए, किसी का घर टूट गया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 लाख रुपए मिनिस्टर को देना है, वो मिनिस्टर नहीं दे रहा है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है। यहाँ पे जुडिशियल जो प्रोसीडिंग है उसको आप एज ए लॉ मानना पड़ेगा। वहां पे आप एग्जीक्यूटिव को दे रहे हैं, यहाँ पे आप मेनली लोअर कोर्ट के लिए है, ठीक है। यहाँ पे है कि पुलिस अरेस्टेड मैन फॉर द एम्प्लॉइंग अब्यूजिंग 11 ईयर ओल्ड डोमेस्टिक हेल्प इन द नोएडा सोसाइटी। तो बस यहाँ पे ये देखिए कि 11 ईयर ओल्ड है तो क्या है, चाइल्ड लेबर है। चाइल्ड लेबर किस आर्टिकल के थ्रू बैन है, देखना नहीं है, देखने तो सामने तो लिखा है आर्टिकल। एक दिन पढ़ाया था ना 23 बेगार के लिए पढ़ाया था, जहाँ पे आदमी को आदमी बेच रहा है वो बैन है, एक्सप्लॉयटेटिव है। और 24 में है कि आप किसी बच्चे से काम नहीं करा सकते हैं, खासकर 1 से 14 साल के बच्चों से कतई आप काम नहीं करा सकते। एम्प्लॉइंग चाइल्ड अंडर 14, 14 से 18 साल वालों को एडोलेसेंट कहा जाता है, और उनसे आप नॉर्मल छोटा मोटा काम करवा सकते हैं, पर जो चीज हैजार्डस है, जैसे ये नहीं कि पटाखा की फैक्ट्री में काम करवाएंगे, दैट विल बी पनिशेबल। जहाँ पे थोड़ा हेल्थ का इशू है, जहाँ पे खतरा है, रिस्क वाले जगहों पे आप नहीं करा सकते हैं। क्लियर? आर्टिकल 24 दैट इज फॉर द प्रिवेंट द चाइल्ड लेबर एंड इट इज फॉर द एज अंडर 14। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है कि 18 है कि 14 है, तो इस पे आप लोग क्लियर रहिएगा। 14 के नीचे वाले को टोटली बैन है, 14 to 18 थोड़ा बहुत अलाउ करते हैं, बट हैजार्डस ऑक्यूपेशन, हैजार्डस ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे रिस्क हो। हैजार्ड क्या होता है, जहाँ पे खतरा हो, तो हैजार्डस ऑक्यूपेशन में नहीं करेंगे। जैसे कि पटाखे की फैक्ट्री में खतरा है तो वहाँ नहीं करवा सकते। कहीं ऐसे जगह पे माइन कोल के अंदर आप करवा रहे हैं, खतरा है, नहीं करवा सकते। कहीं ऐसा है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहा है, आसमा या कोई ऐसा जो हार्ट का या रेस्पिरेटरी बीमारी हो, तो वहाँ नहीं करवा सकते। लेकिन कोई नॉर्मल है कि अगर कोई शॉप पे हेल्प कर रहा है एज ए हेल्पर, तो वहाँ पे करवा सकते हैं, लेकिन दैट इज बिटवीन द 14 to 18। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द गोट लाइफ एल्बम, दिस इज द सॉन्ग, और इसमें जो इसका नाम है हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड, ठीक है। तो इसके लिए 2 एरिया में गया, सॉन्ग फीचर फिल्म कैटेगरी एंड द सेकेंड इज द स्कोर इंडिपेंडेंट फिल्म कैटेगरी, फॉरेन लैंग्वेज में गया है। ओके, सॉन्ग सुना देता हूँ आप लोगों को ताकि याद रहेगा। इसका नाम है पेरियोन। देखिएगा, अभी मिल जाए तब हम लोग एक बार और देख लेंगे, 1 मिनट और। ओके, सो दिस इज द हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड एंड गाने का क्या नाम है, पेरियोने, ठीक है। अब जो भी हो, तमिलियन हमें सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज विद रिस्पेक्ट टू द खोंड, डोंगरिया खोंड ट्राइब। कभी पढ़ा है डोंगरिया खोंड ट्राइब? हाँ, मलयालम है, ओके ठीक है, हम लोग इसको एक बार और वेरीफाई करेंगे, मलयालम और द तमिलियन। ओके, यहाँ पे बताइए डोंगरिया खोंड ट्राइब कभी हम लोग डिस्कस किए हैं? डोंगरिया खोंड ट्राइब, आज चिल्ड्रंस डे है, और वही है कि वो बच्ची दूसरे बच्चे को पाल रही है, तो एक तरीके से उसका बचपन ही हम खराब कर रहे हैं।
तो यही है, चाइल्ड्स डे के दिन भी हमारे वहाँ ये है कि बच्चों को अभी भी कुछ न कुछ, और खासकर लड़कियों को तो हाउस होल्ड काम करना ही पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बर्डन है उसी को है। डोंगरिया कॉन्ड ट्राइब जो है दैट इज बिलोंगिंग फ्रॉम द उड़ीसा, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे हैं। डोंगरिया कॉन्ड ट्राइब 2010 के आसपास बहुत न्यूज में थे, क्योंकि वो जिस एरिया में रहते हैं उसका नाम है नियामागिरी रेंज। नियामागिरी रेंज, वहाँ पे ए हिल है, और वहाँ पे बॉक्साइट का रिसोर्स है, रिजर्व है। तो उसको गवर्नमेंट ने एक साउथ कोरियन कंपनी को दे दिया था माइनिंग के लिए, पर वो पूरे ही जंगल को वो लोग अपना नियामा राजा के नाम से देवता मानते थे। जो नियामागिरी हिल था उसको वो अपना देवता मानते थे। तो पहले ये था कि कंपनी ने झूठ मूठ का फ्रॉड फेक वाला एसेंट करवा लिया था, लेकिन ये मुद्दा बहुत प्रोटेस्ट होने लगा, बहुत से एनजीओ आ गए, तो फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा वोटिंग करवाया। जैसे होता है कि फाइनल जो राइट होता है ट्राइबल एरिया में, दैट इज विद द विलेज, विलेज काउंसिल के पास है। विलेज जिसको चाहेगा वही राइट देगा, ठीक है। हम लोग एक दिन पढ़ भी रहे थे विलेज, वो जो हम लोग शेड्यूल 6 पढ़ रहे थे, शेड्यूल 5 पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा है कि एक्स्ट्रा पावर ट्राइबल एरिया में जो काउंसिल है उनको दिया। जब दोबारा उन्होंने वोटिंग कराया तो 12 गांव थे, 12 गांव ने रिजेक्ट कर दिया उस प्रपोजल को। खुद से उन्होंने 12 में पास करवा लिया था फेक, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के अंडर में किया गया तो 12 जो वहां पे विलेज थे उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यू शुड नो ऑल दिस थिंग। इनके बारे में कुछ और है, इनका जो लैंग्वेज है वो थोड़ा आप जानिएगा। लैंग्वेज कुई है, और ये द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली में आता है। कुई, द्रविडियन का मतलब साउदर्न। आप इंडोनेशिया को इंडिया में ला दे रही हैं, ठीक है। कुई इनका लैंग्वेज है, KUI। नियामा राजा अपने इनके देवता हैं, द गॉड। ओवरऑल पूरे हिल को ही मानते हैं कि उसी हिल में राजा जो उनके देवता हैं वो रहते हैं। तो अब ट्राइबल है तो ये नेचुरल है कि उनका नेचर वर्शिप होगा, तो ये उनका है। Next important news is the sea ranching launched off in the Vizhigam. Vizhigam is a coastal area, coast of the विशाखापट्टनम, हाँ तिरुवनंतपुरम। विशाखापट्टनम तो इस एरिया में आ गया, ओके। यहाँ पे आर्टिफिशियल रीफ बना के हम क्या कर रहे हैं कि जो फिशरीज रिसोर्स है उसको रिजनोवेट कर रहे हैं, ओके। तो फिंगरलिंग्स जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, उनको जो हम लोग गांव में क्या कहते हैं, दाना, मछली का दाना डालते हैं ना तालाब में लाके बाहर से, तो उसको फिंगरलिंग्स कहते हैं। उन्होंने जगह जगह पे, क्योंकि ड्यू टू द हैवी एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ज़्यादा फिशिंग होती है ना आजकल, क्योंकि कॉमर्शियल फिशिंग होगा, इतना ज़्यादा होगा कि दोबारा उनको क्या होता है, रीजनरेट होने नहीं देते हैं। अभी बच्चों को भी वो खींच के लाते हैं, जिस तरीके से हमारा आजकल के नेट आने लगे हैं, फिशिंग शिप आने लगे हैं, पूरे जमीन से ही एकदम नहीं होता है कि एकदम नीचे से वो पूरा लेक है। तो दिस इज द थिंग। और जो हमारा गवर्नमेंट है 2020 में से हमने स्टार्ट किया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसके थ्रू भी हमारा मेन एम है कि जो मरीन लाइफ का फिशिंग है वो हम सस्टेनेबल बनाएं, दोबारा हम उसको कॉमर्शियलाइज करके भी हम सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं। दैट इज द मेन एम। 2020 में ये स्टार्ट हुआ था मत्स्य योजना, ठीक है। हमारा जो एम है, गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ रुपए इस टोटल प्रोजेक्ट को देने के लिए प्लान बनाया है। और एम जो हम कर रहे हैं दैट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूव द फार्मर्स इनकम एज वेल एज कीप इट सस्टेनेबल। मतलब इनकम भी बढ़ा दें, क्योंकि फिशरीज जो एरिया है, फिशरमैन के लिए इस समय इनकम बहुत कम हो गया है, उनका सस्टेनेबिलिटी इस समय उतना नहीं रहा है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? इसकी मत्स्य संपदा योजना, एक बार लिख लीजिए, ये न्यूज में काफी रहता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इनकम भी बढ़ाना है हमारा एम, फार्मर्स का इनकम भी हम बढ़ाना चाहते हैं, फिशरीज भी बढ़ाना चाहते हैं। ये मत सोचिएगा कि इसमें फिशरीज को बैन किया है, क्योंकि ये लगेगा कि सस्टेनेबिलिटी है तो फिशिंग को भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ ये चाहते हैं कि सस्टेनेबल है,
जितने फिश को हम मारे उससे ज्यादा वो पैदा भी होते रहे, तभी तो सस्टेनेबल होगा। रीफ इज द आर्टिफिशियल भी उसको क्रिएट किया जा सकता है। रीफ जहाँ पे आप देखते होंगे कि समंदर में कई कलरफुल जगह दिखता है और वहाँ पे मछलियाँ अपना शेल्टर जाके अपना एग्स ले करती हैं, जो भी उनका होता है रिप्रोडक्शन वो उस एरिया में होता है। चट्टान से बन सकता है, सिप से बन सकता है, कई तरीके का होता है, सैंड से बन सकता है, कोरल से बन सकता है, कोरल रीफ होता है, सैंड रीफ होता है, स्टोन रीफ होता है। ऐसे भी आप लोग देखते होंगे कि कुछ समंदर में थोड़ा सा नीचे, पानी के नीचे एक लेयर बना होता है थोड़ा सा ऊंचा, उसके नीचे फिर समंदर की गहराई आती है, तो वही एरिया रीफ होता है। हम लोगों ने एक दिन बहुत डिटेल में पढ़ा था इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी जो मेन है दैट इज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड इट वाज ब्रोकर्ड बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान विद हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक था इसमें, 1960 में हुआ था। ये इसलिए सक्सेसफुल हो गया क्योंकि जो इसको डील कर रहे थे, जो हमारे इंडिया की तरफ से जो हमारे लीडर डील कर रहे थे और जो पाकिस्तान की तरफ थे, दोनों साथ साथ पड़े थे ब्रिटेन में जब कॉलोनियल पीरियड था, तो इसीलिए दोस्ती थी तो ये हो गया, वरना होना बहुत मुश्किल था क्योंकि एनिमी कंट्री से जाके आप डील करते हैं। और बहुत सक्सेसफुल माना जाता है कि हम पाकिस्तान के साथ 3 बार युद्ध लड़ चुके, 65 में, 71 में और 2000 कब कारगिल बाद कब लड़े थे, 1999 में लड़े थे। अभी विजय दिवस मना रहे थे ना 25 साल वाला, 1999 में लड़े थे तभी तो 2024 से तो विजय दिवस मना रहे थे। कारगिल युद्ध, कारगिल वार। क्लियर हो रहा है कि 3 बार हमने युद्ध लड़ा फिर भी ये हमने ब्रेक नहीं किया, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से इसको सक्सेसफुल माना जाता है। 3 नदी जो हमने पाकिस्तान को दिया है दैट इज द इंडस, झेलम एंड चेनाब, और जो इंडिया को मिला है दैट इज द रावी, ब्यास एंड सतलज। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो पाकिस्तान, इजी भी है याद रखना, ऊपर वाला हमने उनको दे दिया है, इंडस सबसे ऊपर है, फिर झेलम है और उसके नीचे चेनाब है, और नीचे वाला जो हमारा है रावी, ब्यास एंड सतलज, हमने इसको इंडिया के पास लिया। अब जिसको फुल दे दिया इसका मतलब ये नहीं कि 100% उनका है, 80% उनका है, 20% हम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पानी को रोक के यूज नहीं कर सकते। लड़ाई इस बात का है कि आप रनिंग वाटर में टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लीजिए, दैट इज अलाउड, बट आप डैम बना के, रिजर्वायर बना के या डाइवर्ट नहीं करेंगे कनाल खोद के, तो दैट इज मेन थिंग। इसी बात, हाँ, तो इसी बात को लेके काफी लड़ाई झगड़ा है, मतलब खासकर जम्मू एंड कश्मीर इसका बहुत विरोध करता है क्योंकि उनके बहुत से प्रोजेक्ट पाकिस्तान अड़ंगा लगा के रोकता रहता है। होता है ना कि कोई भी हम उस पर रनिंग वाटर भी करते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो आप स्टोर कर रहे हैं, स्टोरेज ऑफ वाटर इज नॉट, मतलब ये है कि उससे हमारी ये दिखाते हैं कि वो दरिया दिल्ली इंडिया का दिखाते हैं, लेकिन खत्म कर दे तो फिर चाइना भी खत्म कर, इसी तरीके का अप्रोच करे तो दिक्कत हो जाएगा ना। ब्रह्मपुत्र भी तो आता है और खुद इंडस जो निकलता है वो चाइना से आता है। हमारे, ठीक है, हम हमारे पास से भी कुछ नदियां आती हैं, जैसे गंगा का मैक्सिमम सोर्स इंडिया में है, लेकिन इंडस एंड ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिन है मैक्सिमम चाइना में है। तो दिस इज नॉट गुड फॉर द एनी कंट्री। और इसके से हमारा वैसे भी सॉफ्ट जो हमारा होता है ना, सॉफ्ट पावर, जैसे आप मोहल्ले में है बहुत शरीफ बन के रहते हैं तो आपको हमेशा लोग होता है ना अलग अंदाज से देखने के लिए, ये बहुत शरीफ है, मतलब दरिया दिल है, तो वो इंडिया का एक इमेज बना रहता है कि इंडिया सॉफ्ट पावर है। मतलब सॉफ्ट पावर नहीं है, सॉफ्ट हमारा जो ये हम ये डिप्लोमेसी दिखा देते हैं, तो ये हमारे लिए फायदा है। तो वैसे भी इंडिया के पास इतनी रिसोर्स नहीं है कि पानी रोक ले, क्योंकि रिजर्वायर डैम बनाने में पॉसिबल नहीं है, वो भी पहाड़ों पे उतने हाइट पे, तो खुद इंडिया के लिए दिक्कत हो जाएगा। फिर जब आप पानी रोकने लगेंगे फिर तो बाढ़ की भी कंडीशन आ जाएगी ना। उधर रोक दे तो पानी रोकने से आपके वहां पानी फ्लो करेगा ना आपके शहरों में। जैसे नहीं हम लोग हमेशा नेपाल पे आरोप लगाते हैं कि अरे पानी छोड़ दिया एकाएक तो हम में आ गया, हो गया ना, इस टाइप का चीजें हो सकती हैं। तो इंडिया अगर वहां पे रिजर्वायर बनाना स्टार्ट कर दे तो फिर पाकिस्तान में फ्लड आएगा ना। तो दीज आर द थिंग्स।
नहीं, फायदा सीधा साधा तो है, क्योंकि मैक्सिमम इतना डील नहीं करते हैं। मैक्सिमम कंट्रीज ये कहते हैं कि 50% दे देंगे, 50% आपके लिए छोड़ देंगे, लेकिन इंडिया ने 80% दिया है, वो भी सिर्फ रनिंग वाटर का दिया है। तो ये तो है, मतलब एक बहुत बड़े थिंकर है चलहिया, ब्रह्म चलहिया, इन्होंने कहा है कि आज तक इस तरीके का कोई भी ट्रीटी नहीं हुआ है जिसमें अपर रिपेरियन कंट्रीज इतना दरिया दिली से मतलब डील करे। अपर रिपेरियन कंट्रीज जो होता है हमेशा उसका फायदा उठाता है। चाइना है, कई डैम बनाया है, ब्रह्मपुत्र पे दुनिया का सबसे बड़ा डैम अभी बना रहा है, काफी उसको लेके डिस्प्यूट है। तो हम तो नहीं बोल पाते क्योंकि हमारा कोई एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ही नहीं है। यहाँ पे तो हम डेटा ओटा भी देते रहते हैं पाकिस्तान को कि कितना पानी आ रहा है ऊपर से, ताकि आप पहले से ही प्रिकॉशन ले सकें कि बाढ़ और आए तो आप पहले से उसको डेटा रहेगा, तभी तो आप फ्रिक्वेंट जो एक्शन होगा वो ले सकते हैं। डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, मानिए कोई दिक्कत आ गया, कभी पाकिस्तान को लगे कि इंडिया चीटिंग कर रहा है या इंडिया को लगे पाकिस्तान चीटिंग कर रहा है, तो ऑलरेडी वी हैव द परमानेंट इंडस कमीशन है, जो हमेशा जब भी कोई भी इश्यू आता है तो उसके लिए ये बैठक मीटिंग करते हैं। वर्ल्ड बैंक हमेशा मीडिएटर का काम। नेक्स्ट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू टेक इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज फॉर द फेडरल स्ट्रक्चर एंड द डिलिमिटेशन। ठीक है, डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि इंडिया का टोटल पॉपुलेशन है और आपके नंबर ऑफ एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कितने हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस समय, आप बताइए। सही बता रहे हैं, 453, 443, अब 543, 34 नहीं, 43 43 होता है। ठीक है, तो हम हर एक एमपी को इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाते हैं। पार्लियामेंट राज्यसभा का कॉन्स्टिट्यूएंसी देखा है आपने कभी, वोट दिया है राज्यसभा का? राज्यसभा का हम वोट देते ही नहीं है। राज्यसभा एंड लोकसभा, लोकसभा का हम वोट देते हैं, राज्यसभा का तो एमएलए लोग देते हैं, हमारा पार्टिसिपेशन नहीं है। आपने कभी प्रेसिडेंट का वोट दिया है? नहीं दिया है, वो दे ही नहीं सकते, दैट इज द इनडायरेक्ट इलेक्शन। आप घर पे पूछे, लोग कहते हैं इस बार दिया नहीं था, अगली बार दूंगा। आप पूछे प्रेसिडेंट का इलेक्शन दिया तो कहेंगे नहीं दिया नहीं था, अगली बार जरूर दूंगा। लोगों को नहीं पता रहता है। ओके, तो दिस इज द इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लोकसभा का होता है डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, तो जो लोकसभा का हमारा है, हम क्या कहते हैं, हमारी डेमोक्रेसी किस पे डिपेंडेंट है? वन मैन वन वोट वन वैल्यू, यही है ना, कि मेरा वोट, आपका वोट, केरला वालों का वोट, नागालैंड वालों का वोट एक ही रहे, अंबानी का वोट, हमारा वोट, किसी बीच वाले मीडिएटर का वोट, जिसका भी है वो सेम रहे। मतलब गरीब अमीर या आप किस रीजन में रहते हैं, दैट डजंट मैटर। ठीक है, इसी के लिए एज पर आर्टिकल 82, इसको इंश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 82 है, और आर्टिकल 82 बोलता है कि हर एक 10 साल पे रीएडजस्टमेंट होना चाहिए सीट्स का। होता है ना, कहीं का पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गया, कहीं का कम बढ़ा, तो उसी अनुसार हम देखिएगा कि रीएडजस्टमेंट अब भी होता है। कभी कभी देखिएगा कुशीनगर का कुछ एरिया देवरिया वाले में चला जाता है, होता है ना, महाराजगंज वाला सिद्धार्थ नगर में आ जाए, आज ये गोरखपुर वाले में आ जाएगा। ठीक है, संत कबीर नगर का उसके बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा आ जाता है। तो वो इसलिए आता है, डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे नहीं होता है। हमेशा देखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग होती है, डिस्ट्रिक्ट अलग होता है। डिस्ट्रिक्ट का फिक्स होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलते रहते हैं एज पर द चेंज इन द पॉपुलेशन। ओके, तो वो हमें जो मिलता है दैट इज मेंशन इनटू द आर्टिकल 82 दैट्स टॉक अबाउट द रीएडजस्टमेंट ऑफ द सीट आफ्टर द ईच ऑफ द सेंसस। हर 10 साल पे सीट सेंसस होगा और उसके बेसिस पे ये चेंज होगा। अब 1975-76 में जब इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट था, 1976 में, उस समय इमरजेंसी भी लगा था, तो उस समय बड़ा इस चीज को लेके था कि सीट अगर आप इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि जिसका पॉपुलेशन ज्यादा हो उसको ज्यादा हो जाए, तो फिर कुछ स्टेट है वो सीट कंट्रोल करेंगे ही नहीं पॉपुलेशन पे। 70 में यही हमारा हेडेक था ना कि पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करें। उस समय बहुत हाई रेट था फर्टिलिटी का एंड पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हाई था। तो ये न मैसेज आए कि आप पॉपुलेशन बढ़ा लीजिए, सीट बढ़ा लीजिए। उन्होंने क्या किया, फ्रीज कर दिया सीट्स को। उन्होंने कहा कि अब ये रीएडजस्टमेंट नहीं होगा टिल द 2001। ठीक है, आर यू गेटिंग ना?
कि जैसे हर 10 साल पे ये प्रोविजन था कि स्टेट्स के बीच में कितना सीट होगा वो डिफरेंट बट जाता था। जैसे अभी देखिएगा 80-80-80 यूपी का कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन 1976 के पहले ये इस कंडीशन नहीं था, ये हमेशा चेंज होता रहता था। कभी यूपी का 82 हो जाएगा, कभी यूपी का 78 हो जाएगा, ऐसा था एज पर द डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन एक अलग से पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है, दैट कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ इट इज मेंशन, और वो कमीशन है वो जाके पूरा सर्वे करेगा और वो डिलिमिट करेगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी का बाउंड्री डिक्लेयर करेगा, ठीक है। और उसका जो डिसीजन होता है डिलिमिटेशन कमीशन का, वो कोर्ट में भी नहीं आप जाके अपील कर सकते, उनका डिसीजन फाइनल होता है। क्योंकि हर स्टेट ऐसे लड़ने लगेंगे ना, ये था कि जिस स्टेट का सीट घटा हो जाएगा कोर्ट में, तो ये पॉलिटिकल यूज ना हो, तो उन्होंने कहा कि एक बार जो डिलिमिटेशन कमीशन जो उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया, दैट विल बी द फाइनल। एक थोड़ा ध्यान में रखिएगा, डिलिमिटेशन कमीशन का जो वर्डिक्ट होता है, जो डिसीजन होता है, वो सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में आप जाके अपील नहीं कर सकते। क्यों कर नहीं कर सकते? क्योंकि अगर अलाउ करेंगे तो सारे स्टेट जिनके कम होंगे सीट सब पहुंच जाएंगे, फालतू का केस बढ़ेगा और डिले होगा, क्योंकि इलेक्शन भी तो कराना होता है, इसीलिए हम अलाउ नहीं करते हैं। क्लियर हो रहा है? तो इसीलिए इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने उसको रोक दिया था 2001 तक का, यहाँ पे दिया भी है। अमेंडमेंट हमने किया था 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इमरजेंसी के टाइम पे उन्होंने किया था, और बहुत सारे प्रोविजन को उन्होंने चेंज किया था। तो एक तरीके से कहा जाता है कि उन्होंने एक तरीके का एक नया छोटा कॉन्स्टिट्यूशन ही लिख दिया था। नॉर्मल अमेंडमेंट में एक आर्टिकल 2 आर्टिकल होता है, इसमें बहुत नंबर ऑफ 50 से ज्यादा आर्टिकल इन्होंने चेंज किए थे, कुछ इधर कुछ उधर करा था। ओके, तो इसीलिए दिस इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। किसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं आप बताइए? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1966 को, ठीक है। फिर से दोबारा जब 2001 में होना था, अब इनकी गवर्नमेंट आई अटल बिहारी वाजपेयी की, तो उनको भी लगा कि अभी स्टेबिलिटी नहीं आई है, तो उन्होंने फिर 25 साल के लिए बढ़ा के 2026 कर दिया। अब 2026 आने ही वाला है, 2026 के बाद फिर ऐसा था कि सीटें बदल जाएंगी। अब सीटें बदल जाएंगी तो ये तो अभी जो सीटें बदलेंगी वो बहुत ज़्यादा बदलेंगी, तो उसको लेके साउथ वाले जो स्टेट है बहुत विरोध कर रहे हैं कि कंट्रोल हम कर रहे हैं और कंट्रोल करने का हमें सजा मिल रहा है। कंट्रोल करना अच्छी बात है ना, आप पढ़ाई ज़्यादा करें, मार्क्स ज़्यादा लाए, फिर आपको कहे कि चॉकलेट जो कम आया है उसको मिलेगा, तो उसको मेहनत करने से फायदा क्या? वो इतना मेहनत करके अपना हेल्थ सही करवा रहा है, हॉस्पिटल सही करवा रहा है, तभी तो हेल्थ के कारण ही फर्टिलिटी कम होती है। वो अपने जो है एजुकेट कर रहा है कि बच्चों को कम करने से, फैमिली प्लानिंग करने से कैसे आपका फैमिली सुखी रहेगा। जब वो पैसा खर्च कर करके अलग से अपना कंट्रोल कर लिया, तो आप वो कह रहे हैं कि सीट इनका बढ़ा दें जिन्होंने कंटिन्यू इंक्रीज किया। व्हाट इज द रिप्लेसमेंट रेट? रिप्लेसमेंट रेट कई बार मैं क्लास में बताया हूं। रिप्लेसमेंट रेट का मतलब होता है कि जो फर्टिलिटी रेट है वो उस लेवल पे पहुंचा दें कि एक पेयर मिलके जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना बर्थ हो रहा है, दैट विल नॉट इंक्रीज द ओवरऑल पॉपुलेशन, वो स्टेबल कर देगा। दो लोग मिलके दो लोग को बर्थ दे रहे हैं, दैट विल बी द रिप्लेसमेंट रेट। तो 2 होना चाहिए, पर रिप्लेसमेंट रेट 2.1 होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर 210 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 10 का डेथ हो जाता है ड्यू टू द डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द बर्थ। के टाइम पे बहुत से कॉम्प्लिकेशन होता है, तो उसमें बहुत से डेथ होते हैं, स्टील बर्थ भी हो जाता है। तो रिप्लेसमेंट रेट हमेशा 2.1 होता है, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी? ये तो नहीं हुआ, और कोई बताए? टोटल फर्टिलिटी रेट, यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी कितना है रेट होता है ना, रेट पूछ रहा है ना, फर्टिलिटी रेट। तो फर्टिलिटी क्या होता है? कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, यही होता है बर्थ देने का जो कैपेसिटी है। तो दिस इज द एवरेज नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ए वीमेन गिव बर्थ टू ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव एज। जो रिप्रोडक्टिव एज होता है उस एज में जो एवरेज बर्थ, चाइल्ड बर्थ होता है, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट किस दर से आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, बस
तो उसमें प्रजनन दर वही होगा ना कि एक वीमेन का रिप्रोडक्टिव एज होता है, ऐसा तो होता नहीं कि 70 साल पे भी रिप्रोडक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो एज जो उनका एवरेज होता है फॉर द रिप्रोडक्शन, उसमें जितना बर्थ देते हैं, एवरेज बर्थ मतलब आप पूरा टोटल का निकाल के एवरेज निकालते हैं, तो दैट विल बी द टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट जब 2.1 पे जाता है उसको रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं, कि अब रेट नहीं बढ़ेगा, जितने लोग अभी पैदा हुए हैं उनके जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा सेम पॉपुलेशन रहेगा, ठीक है। तो इंडिया ओवरऑल पहुंच चुका है, ओवरऑल इंडिया पहुंच चुका है, लेकिन स्टेट में काफी डिफरेंस है। जो साउदर्न स्टेट है वो तो बहुत कम पे आ गए हैं, 1.6 पे आ गए, फर्टिलिटी रेट से भी कम आ गए, मतलब अब उनकी पॉपुलेशन घट रही है ना, 2 लोग मिलकर 1.5 को पैदा कर रहे हैं, मतलब आधा घटा। 2 लोग मिलकर 1 को पैदा करेंगे तो फिर आधा हो जाएगा कुछ सालों बाद, तो पॉपुलेशन घटेगा। बट जो नॉर्दर्न स्टेट है, यूपी, बिहार, राजस्थान, ये 3.5 है, अभी भी इनका ग्रोथ बहुत ज्यादा है, इस समय भी ज्यादा है। तो ऐसे में आप अगर जब रीएडजस्टमेंट करेंगे तो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, तो उनको सीट ज्यादा जाएगा ना। जैसे आप 50 लाख पे 1 सीट दे रहे हैं, तो ऑलरेडी इन्होंने 25, जो अभी 25 का 50 साल हो गया जब से हमने फिक्स किया है, तो अब इतना डिफरेंस आ जाएगा ना। यहाँ पर डिफरेंस दिया भी है कि जो साउदर्न स्टेट है उनकी ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन कम है। पूरा जो साउदर्न स्टेट है अभी उनके पास 543 में 25% सीट है। अगर ये रीएडजस्टमेंट हुआ तो उनके पास 17% रह जाएगा, सीटें कम हो जाएंगी। आप देखिएगा 8-8, 9-9 सीटें घट रही हैं तमिलनाडु की, केरला की। तमिलनाडु की तो मुझे लग रहा है 12-13 सीट घटेगी, ठीक है। लेकिन वो देखिए जो नॉर्दर्न स्टेट है उनका तो 40% से 60% ज्यादा है। पूरा गवर्नमेंट बना लेंगे, गवर्नमेंट का मेजोरिटी में आ जाएंगे, एकदम पूरी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से भी ज्यादा हो जाएगा जो नॉर्दर्न स्टेट है, जिस तरीके से इंक्रीज हुआ है। तो अब यही साउदर्न स्टेट कह रहे हैं कि ये चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिस विल बी लाइक द पनिशिंग फॉर द गुड वर्क, कि हम मेहनत कर करके सब कुछ कर रहे हैं, हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको एक जगह और वो विरोध करते हैं। फिनेंस कमीशन जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, रेवेन्यू शेयरिंग होती है, जैसे सेंटर अपना रेवेन्यू कलेक्ट करता है उसके बाद शेयर करता है स्टेट से, स्टेट्स के बीच में भी डिफरेंशिएट होता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो उसमें भी पॉपुलेशन का भी परसेंटेज लिया जाता है, पॉपुलेशन भी इज फैक्टर है, और उसमें जिसका जितना पॉपुलेशन है उतना उसको ज्यादा मिलता है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वो कमाते ज्यादा है, पाते कम है। वहां से जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है दैट इज वेरी हाई, बट दे गेट वेरी लो शेयर। कहीं पे यहाँ पे पूरा उन्होंने दिया है, हाँ यहाँ पे दिया है कि जो साउदर्न स्टेट कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु है, वो जितना कमा के देते हैं, 100 रुपए कमा के सेंटर को दिए, उसको 30 रुपए वापस देता है सेंटर। उनसे वहां से टैक्स जो कलेक्ट करके लाता है 100 रुपए, देता 30 रुपए है। यूपी बिहार से लाता है, अगर यूपी बिहार से 1 रुपए लाता है तो उनको देता है 2.5 रुपए, 250% का इंक्रीज है ना, मतलब 100 रुपए कमाता है देता है 250, तो काफी डिफरेंस, 250 का 250 से 350 तक जाता है। तो उनसे आ कम रहा है, उनको मिल ज्यादा रहा है, क्योंकि वो पॉपुलेशन का ग्रोथ ज्यादा है, तो निगेटिव वर्क के लिए उनको हर जगह फायदा हो रहा है। तो नहीं, आप बीच बीच में देखते हैं कि कई साउदर्न स्टेट्स के मिनिस्टर का कमेंट आता रहता है कि हम इंडिया से अलग हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है, विद्रोह होगा, इस तरीके का आता है। तो ये इसीलिए आता है, यही सब चीजों को लेके वो लोग विरोध करते हैं कि मेहनत हम करते हैं, फायदा सारा यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश को जाता है, दे आर नॉट परफॉर्मिंग स्टेट्स। तो इसी को लेके हम लोग हमेशा देखते हैं साउथ और नॉर्थ का डिवाइड हमेशा रहता है। ओके, तो यही यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये उसी तरीके से है कि बोस्टन टी पार्टी बहुत फेमस है। आप जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पे बोस्टन टी पार्टी में ऐसा होता है कि यूके कॉलोनी था, यूके का कॉलोनी था यूएसए। जैसे इंडिया कॉलोनी था वैसे यूएसए को भी कैप्चर किया था यूके ने, पता है कि नहीं पता है? क्लास 9-10 में पढ़ा है वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो वहां पे कॉलोनी थी, तो जब यूएसए के जो वहीं के लोकल्स थे, खासकर वो भी यूके के ही आके बस गए थे, लेकिन उनको लग रहा था कि यूके है वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है लॉ बनाने में, पॉलिसी वहां से बन के आ रही है, रूल हमें कर रहा है,
तो उन्होंने एक नारा दिया था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बहुत फेमस स्लोगन था। उन्होंने अनलोडिंग हो रही थी टी शिप से, तो सब समंदर में फेंक दिया, वहां उतरने ही नहीं दिया, इसीलिए उसको बॉस्टन टी पार्टी भी कहते हैं। जो आ रहे थे बेचने के लिए यूके से, उसको सब समंदर में ही फेंक दिया था। ये आप लोग वर्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जस्ट आई एम गिविंग ए ग्लिम्स ऑफ दैट, ठीक है। तो साउदर्न वाले वही कह रहे हैं कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, तो हम पे भी लग रहा है टैक्स हम दे रहे हैं और रिप्रेजेंटेशन आप हमारा कम करते जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन इक्वल रहना चाहिए ना, तो उसको भी लेके हैं। यहाँ पे उन्होंने दिया कि मिसेज गांधी ने किया था 25 साल के लिए, फिर 25 साल के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, जो उन्होंने अमेंड करके रोक दिया है। फिर इन्होंने कुछ सोल्यूशन दिया है। पहला सोल्यूशन इन्होंने दिया है कि आप जो उन लोगों का है अटल बिहारी वाजपेयी का, उसी के कंटिन्यू 25 साल और बढ़ा दीजिए। जब स्टेबलाइज हो जाएगा 100-200 साल बाद या 500 साल बाद, तब जाके हम रीएडजस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका भी बहुत विरोध होता है। विरोध ये होता है कि ठीक है आप ज्यादा टैक्स तो कमाते हैं, पर टैक्स कमाने का मतलब ये थोड़ी है कि वोट ज्यादा दे देंगे। हमारी तो भी तो वैल्यू है। डेमोक्रेसी में क्या होती है, इंसान की वैल्यू होती है। आप गरीब है या अमीर है उससे नहीं मतलब होता है। वन वोट वन मैन वन वैल्यू, यही है। तो ये थोड़ी होता है। तो नॉर्दर्न का भी स्टेट सही है ना, हम लोगों का घाटा है ना कि हम लोग हैं 3 सीट दिया 1, आप लोग हैं 1 और सीट मिला 2। अभी तो उस हिसाब से है ना। इस तरीके से तो हम इनजस्टिस कर रहे हैं। पैसा भले हम लोग ले रहे हैं, पर ओवरऑल हमारा तो डेमोक्रेटिक राइट कम हो गया ना आपकी तुलना में। एकदम एकदम सेम वही वाला हाल है कि ज्यादा आपने बच्चे पैदा कर लिए, दादाजी आपकी फैमिली को ज्यादा पैसा दे रहे हैं कि इसके पास बच्चे ज्यादा है, और जो कमा के अमेरिका में गया वो सिर्फ 1 बच्चे पैदा किया, वो कमा के ज्यादा भेज रहा है, पैसा उसको कम मिल रहा है। तो ये है। लेकिन अब जिसके परिवार ज्यादा, वो तो कह रहे हैं भाई अब बच्चों का क्या गलती है, इन्होंने तो मतलब इनका भी तो राइट है कि अच्छे से जीने की। तो ये है, बहुत डिबेट है इस पे। तो इस पे जो साउदर्न नॉर्दर्न स्टेट्स का हमारा जो पक्ष होता है कि हमारा जो डेमोक्रेटिक राइट है वो आप क्यों ले रहे हैं, आपके पास तो इस समय ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है ना। वो तो जब डिलिमिटेशन होगा तब ना, और डिलिमिटेशन जब तक नहीं हो रहा है, हम लोग अब 24 करोड़ लेके, सीट तो सिर्फ 80 है ना, सीट तो हमारे पास 95 होना चाहिए। आपके पास सिर्फ 3 करोड़ का आबादी है और आपके पास सीट्स 20 हैं, तो इस हिसाब से तो ओवरऑल देखा जाए तो 24 करोड़ के हिसाब से तो आपका ज्यादा हो गया। तो इस बात को लेके तो हमारे जो लोग हैं ओवरऑल प्रेजेंटेशन कम हो गया ना। हम लोग 80 करोड़ मिलके सिर्फ 80 को इलेक्ट कर रहे हैं, 24 करोड़ पॉपुलेशन कम है, तो हाँ उनके पास है और है ही है। तभी किसी को आपने किसी साउदर्न केरलाइट को यहाँ पे देखा है जॉब मांगते हुए? आप किसी एरिया में चले जाइए, यूपी बिहार के हर जगह मिलेंगे जॉब। हाँ वो तो मेन है, टीचिंग वाला जो है ना वो क्रिश्चियन मिशनरी से थोड़ा रिलेटेड है। जो मलयालम से आते हैं ना, उनका है कि जो मलयाली है मलयालम से, उनका क्रिश्चियन मिशन केरला से भाई। हाँ वो तो क्रिश्चियनिटी के कारण, वो तो मिशनरी वाले, वो तो अलग मैटर हो गया। लेकिन नॉर्मल किसी को ऐसे कमाते हुए जॉब ढूंढते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे उनके पास ज्यादा ऑलरेडी जॉब है। आप लेकिन कहीं पे भी चले जाइए, आपको यूपी बिहार उड़ीसा मध्य प्रदेश के हर जगह मिलेंगे। हाँ एक कोई रहते हैं, अच्छा समझ गया मैं, वो जो वो बनाते हैं डोसा वोसा फेमस है। वो तो एक्सेप्शनल केस है ना, वो तो एक्सेप्शनल तो मिल ही जाएगा, वही तो मैं। लेकिन एज ए वर्कर वो आके फिर भी शॉप खोला है, जॉब दे रहा है। किसी के वहां चाय की दुकान पे काम करते हुए किसी को देखा साउदर्न वाले को? वो तो अलग बात हो गया। वो तो अमेरिकन भी कभी कभी इंडिया में आ जाते हैं, उनकी अगर फैक्ट्री चलानी होती है। अब एप्पल वाले आ तो रहे हैं, लेकिन वो बेचने आ रहे हैं, वो भी पूरी फैक्ट्री आपसे काम करवाएंगे, उनके बस हायर लेवल पे रहेंगे। वो एक्सेप्शनल अलग बात है। वो जो शॉप है वो बहुत फेमस है, उसका मुझसे भी कोई उस तरफ से मैं गुजर रहा था तो कहा था, कोई बता रहा था कि यहाँ पे ओरिजिनल वाला मिलता है एकदम साउथ। लेकिन मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस है ना कि जो हम लोग बनाते हैं नॉर्थ इंडिया में ना, हमारा ज़्यादा टेस्टी होता है एज कम्पेयर टू द साउथ इंडियन। उनका खाइए, उनका लगे पत्ता वत्ता डाल के एकदम खराब कर दिया है, जो वही पत्ते वत्ते। हम लोग प्रॉपर हर चीज हम लोग वो होता है ना। मैं कुछ दिन एक बार केरला में गया था, 7-8 दिन था।
मैं परेशान हो गया था कि अब हम लोग कब चले वापस, कहीं खाना नहीं मिल रहा था, ढूंढ ढूंढ के, जैसे नहीं होता है। और वहाँ के जो लोकल्स हैं वो अब स्पाइस है, लेकिन बस वो स्पाइस में पत्ते डालते हैं, असली वाला जो हम लोग मसाला डालते हैं ना, ये प्रॉपर तरीके से वो नहीं डालते। हाँ, आप इनका जाके खाइए, चौधरी वाले का डोसा काफी अच्छा बनाते हैं एज कम्पेयर टू द। लेकिन आप खा के देखिएगा, आप कभी साउथ में, केरला में जाएगा, तमिलनाडु का फिर भी खाना अच्छा है, तमिलनाडु में अच्छा खाना बनाते हैं, केरला में बहुत बेकार। मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत खराब था कि मतलब 10 दिन रहने के बाद था कि बस अब मतलब चले वापस। मजा तो बहुत आता है, आप कोस्टल एरिया जाइए, बहुत ब्यूटीफुल है। आप एकदम एक गाड़ी कीजिएगा, हम लोग ऐसे ही करते थे कि एक गाड़ी करते थे 4 व्हीलर, और उसी से हर एक शहर में घूमते रहते थे। कोस्टल एरिया में वो चलना चाहिए, हमारा एम यही था कि एक कोस्ट से दूसरे कोस्ट पे जाएंगे, वहां रुकेंगे 2 दिन, फिर उसके बाद नेक्स्ट कोस्ट पे जाएंगे। वो सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी आती है कि बीच बीच में आपका इधर समंदर के पानी आ रहे हैं, इधर पूरा जंगल वाला सीन है, और बीच में आप चल रहे हैं। दैट्स ब्यूटीफुल, मतलब वहां पे लगेगा कि हाँ वहीं रहे। लेकिन खाना के मामले में दैट इज वेरी डिफिकल्ट। हाथियां तो मुझे नहीं दिखी थी। हाँ, दूसरी चीज एक दिक्कत आती है केरला में कि हाँ, साउथ और केरला में है हेल्थ ज्यादा सही नहीं है मुझे लगता है। ठीक, हम लोग बैक टू इस पे बहुत हम लोगों ने डिस्कस किया कल्चर का। अगेन वी विल कम एट द फेडरल, यहाँ पे जो हम लोगों ने एक सोल्यूशन है, द वन सोल्यूशन इज दैट वी शुड फ्रीज दैट नंबर। तो यहाँ पे डिबेट है कि आप फ्रीज करते हैं तो फिर जो नॉर्दर्न हम लोग हैं, हमारा जो वोटिंग राइट्स है उसका तो आप कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसको गिरा दे रहे हैं, हमारा वैल्यू गिरा दे रहे हैं। हमारा एक वोट केरला या जो तमिलियंस है उनके एक वोट की तुलना में हमारा 75% वाला वोट, 75 पैसे वाला वोट हो जा रहा है कि हम लोग 3 लोग मिलके जो वोट दे रहे हैं, जिसको सेलेक्ट कर रहे हैं वो लोग 2 लोग मिलके कर रहे हैं। तो दिस इज द वन थिंग। फिर इन्होंने दूसरा सोल्यूशन दिया है कि आप वो सब छोड़िए, सीट उट देते रहिए, पावर जो है मैक्सिमम, जो कंकरेंट लिस्ट है, 3 लिस्ट हमने पढ़ा है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये कह रहे कंकरेंट लिस्ट टोटल आप दे दीजिए स्टेट्स को, और जो यूनियन लिस्ट में भी कुछ चीजों को रख के मैक्सिमम आप स्टेट को दे दीजिए। दिक्कत इसीलिए है ना कि पार्लियामेंट में ज्यादा लोग जाएंगे तो पॉलिसी वो बनाएंगे, पैसा वो दे रहे हैं लेकिन रूल वो कर रहे हैं जो नालायक है। कम जो नंबर पा रहे हैं उससे आप कह रहे हैं कि तुम पेपर बनाओ या तुम पढ़ाओ, है ना, पॉलिसी तो वो बना रहे हैं ना, पर परफॉर्म तो ये कर रहे हैं अच्छा। तो उनका कहना है कि पॉलिसी जो अच्छा परफॉर्म करे उससे बनवाइए, क्योंकि वो अच्छा कर रहा है तो वो अच्छा सब कुछ करेगा ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पॉलिसी का मैटर ही नहीं रहेगा जब मैक्सिमम पावर आप स्टेट को दे देंगे। जो मैक्सिमम जो सब्जेक्ट है आप स्टेट को दे दीजिए, सीट्स का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। आप जो मेन है, जैसे आप डिफेंस रख लीजिए, आप करेंसी रख लीजिए, आप एक्सटर्नल अफेयर्स रख लीजिए, जहाँ पे एक यूनिटरी पावर चाहिए। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं, स्कूल को कैसे चलाना है, हेल्थ को कैसे चलाना है, ये सबका सब आप टोटल दे दीजिए। जैसे कुछ कुछ डिवीजन है ना, कुछ पावर ग्रेजुएशन लेवल से नीचे का स्टेट के पास, ग्रेजुएशन हायर एजुकेशन का यूनियन के पास है, यूनियन से अच्छा स्टेट ही बना है। तो ये सब चीजों को लेके इन्होंने बोला है कि वन सोल्यूशन इज दैट कि आप इस सब चीजों को शिफ्ट कीजिए, द पावर जो डायनेमिक्स है वो शिफ्ट कर दीजिए इनटू द स्टेट लिस्ट। ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि तीसरा सोल्यूशन दिया है कि आप ऐसा कीजिए कि सीटें आप डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से कीजिए कि किसी का कम ना हो, केरला का तमिलनाडु का कम ना हो, जिसका बढ़ रहा है उसका भले बढ़ा दीजिए। जैसे आप इनका लेके, जैसे 543 को ही लेके आप इधर से उधर कर रहे हैं, तो एक का लेंगे तभी तो इधर देंगे। आप छीनेंगे ना तमिलनाडु से कुछ सीट तभी तो आप यूपी बिहार को देंगे। तो कहें उनका रहने दीजिए सेम, आप भले इनका बढ़ा दीजिए। तो उसके लिए है कि फिर ओवरऑल नंबर्स होगा। तो अभी 543 बैठ के इतना हो हल्ला मचा देते हैं, काम नहीं हो पाता है, जब 7 हो जाएंगे तो क्या हाल होगा। तो ये भी दिक्कत है कि नहीं है। तो दैट इज द थिंग। लेकिन ओवरऑल बढ़ना भी चाहिए। ये भी है कि जिस तरीके से 140 करोड़ हो गए और रूल कर रहे हैं सिर्फ 543, ओवरऑल जो पॉपुलेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो माना जाता है कि 20 लाख 30 लाख का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, नॉर्मल होता है कि 10 लाख तो होना चाहिए। जो आप वेस्टर्न कंट्रीज देखिएगा वहां माना जाता है कि 10 लाख, लेकिन यूपी का जो एमपी है वो क्या 40-40 लाख को रिप्रेजेंट करता है। तो दैट इज द इशू। तो ओवरऑल यही डिस्कशन है। समझ में आ गया क्या डिस्कशन है। तो इन्होंने यही सजेशन दिया है, आप लोगों के पास भी ये सब पॉइंट याद होने चाहिए कि क्या कर सकते हैं आप लोग अपना, ये इसको पॉइंट को बना के दे सकते हैं। तो आर्टिकल 82 इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे हमने रीएडजस्टमेंट डिलिमिटेशन कमीशन पढ़ा। डिलिमिटेशन का मतलब
आप 82। इस पे मेंस का आंसर आएगा, लिख लेंगे ना? क्लियरिटी आ रही है कि क्या डिबेट है, किस लिए, क्या दिक्कत है और क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है? नेक्स्ट न्यूज इज विद रिस्पेक्ट टू द CKM syndrome, that is the cardiovascular kidney metabolic syndrome. मेटाबॉलिज्म क्या होता है? व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म? जो हमारा ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म उसी के थ्रू होता है। मेटाबॉलिज्म को चेंज होने से किस तरीके का बीमारियां आ रही हैं? ओबेसिटी इज द वेरी कॉमन, और ओबेसिटी का मतलब होता है कि आपका वेट बढ़ना, फैट बढ़ना, जो आपके बेली फैट है वो निकल जाना, ये जो आपके चारों तरफ ये है वेस्ट सर्कम्फेरेंस, वो काफी बढ़ जाना, ये सब चीजें हैं। और उसके कारण वो रिजल्ट में किस में चेंज होता है? हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, लीवर, ये सब की बीमारियां होती हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। और इसका जो मेन रीजन है, एक रीजन है कि द वे वी आर फंक्शनिंग, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, हो रहा है ना कि जिस तरीके से हमारा काम धाम का तरीका है वो बदल रहा है। हम एक्टिविटी वाले काम कम कर रहे हैं और आराम से बैठने वाली चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। दूसरा चीज़ है ग्लोबलाइजेशन का भी इम्पैक्ट है, जो हम लोग फूड इंपोर्ट कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ द लाइफ स्टाइल है, उस तरीके का भी मेन इसका इम्पैक्ट है। ओके, सो यहाँ पे देखिएगा कि कंटिन्यूसली जो इंक्रीज हुआ है डेथ ड्यू टू द ऑल दिस डिजीज, वो इंक्रीज हो रहा है इन ए कंटिन्यूअस बेसिस। ओके, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जो इसका सोल्यूशन है वो सिर्फ ये नहीं है कि नॉर्मल जो क्लिनिक पे आप जाते हैं दवा ले लेते हैं, इसमें मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। दवा के साथ साथ यू शुड नो योर लाइफ स्टाइल, कि आपका जो वर्क किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं, सोने का जो टाइमिंग है वो, जिस तरीके से आप स्क्रीन के सामने बैठ के काम करते हैं वो, और जो कल्चर आजकल चला हुआ है, जैसे कि आजकल हम लोगों ने किया है कि जो दिन रात काम करता है उसको हम लोग बहुत आइडियल मानते हैं। वर्कोहलिज्म, जैसे अल्कोहलिज्म होता है, वैसे जो काम के नशे में आ जाते हैं तो वो होता है वर्कोहलिज्म। तो ये सब चीज़ों को जिस तरीके से हम फैला रहे हैं उसका भी एक रीजन है, दिस टाइप ऑफ द डिजीज का मेन रीजन ये भी है। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे बस ये याद रखिएगा, इसका जो सोल्यूशन है इन्होंने बोला है कि इंटीग्रेटेड केयर चाहिए। मतलब सिर्फ हम इसको दवा से नहीं रोक सकते। डायबिटीज हो जाएगा दवा से थोड़ी रुकेगा, वो तो आपकी एक्टिविटीज पे चेंज होगा। तो नॉर्मल जो हम बीमारी होती है उसको दवा से ठीक करते हैं, बट दिस टाइप ऑफ द डिजीज दे आर टोटली, अगर आपको उसको प्रिवेंट करना है तो यू शुड गो विद द मैनेजमेंट एंड प्लानिंग ऑफ ओवरऑल एक्टिविटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि एक सर्वे किया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो ये जाने कि जो उज्ज्वला योजना है दैट इज रिलेटेड टू द प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड LPG कनेक्शन टू द पुअर हाउस होल्ड। ठीक है, और इसमें हमने जो गवर्नमेंट का क्लेम है वो बोले हैं कि हमने 10 करोड़ के आसपास अभी तक सिलेंडर दे दिया है। लेकिन अभी हमने जो रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट ये बोल रहा है कि इतना गवर्नमेंट क्लेम कर रहा है, उसके बाद भी द पीपल दोज हु आर यूजिंग द सॉलिड फ्यूल का मतलब कि आप काऊ डंग को जला के, हाँ, आप लकड़ी जला रहे हैं, वो अभी भी नियर अबाउट 681 मिलियन, कितना है करोड़ में? आप बताइए करोड़ में कितना चेंज करेंगे? 681 मिलियन। आप नॉर्मल दिमाग लगाइए, आपको बताया, आप कर लेंगे। मिलियन है, इसको करोड़ में बदलना है, आप बता दीजिए। 6 करोड़, कॉमन सेंस लगाइए तब भी बता देंगे। 6 करोड़ तो हो ही नहीं सकता है। 6 करोड़ तो बहुत कम हो गया ना 140 करोड़ में। मैंने क्या बताया था उस दिन, इतना समझाया था, नॉर्मल बस एक जीरो हटाना है, एक जीरो बढ़ाना है। करोड़ जब मिलियन से करना है तो बस एक जीरो 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करने का मतलब एक जीरो आप कम कर दीजिए तो 68 करोड़ हो गया, और लाख में बदलना है तो एक जीरो बढ़ा देंगे। तो इन्होंने जो गवर्नमेंट का सर्वे आया है दैट इज क्लेमिंग दैट, कि इनके खुद का सर्वे भी है, उन्होंने कहा है कि इतने लोग जब कर रहे हैं तो क्या फायदा है। तो इन्होंने जो सर्वे किया उसमें पाया है कि लोग गवर्नमेंट के देने के बाद भी वो लोग थोड़ा सा अभी भी ये सॉलिड जो भी है, लकड़ी है, काऊ डंग है, ये सब अभी भी यूज कर रहे हैं। पहला ये है कि इकोनॉमिक रीजन है,
कि लोगों के पास पैसे नहीं है सिलेंडर खरीदने के लिए, आप फ्री में तो दे रहे हैं सिलेंडर, अगले महीने तो 1,000 देना पड़ेगा। तो उससे अच्छा कि लोग लकड़ी उकड़ी, बेरोजगारी है ही है, 1 घंटा के लिए जाके लकड़ी बटोर के लाते हैं, सूखा सूखा उसी पत्ता वत्ता से जला लेते हैं, तो पैसा बच गया, फ्री में हो गया। तो एक रीजन तो ये है। दूसरा है शौकीन लोग हैं, उनको गैस का खाना अच्छा नहीं लगता है, उनको प्रॉपर चूल्हे का खाना चाहिए, स्वाद। हाँ, तो एक तो वो रीजन हो गया, इकोनॉमिक रीजन। दूसरा है कि कल्चरल ट्रेडिशन जो हमारा है ना, कि एकदम जिस दिन लकड़ी लाके बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा 2-3 महीने, तब पता चलेगा। रखी रहती है तब तो मजा आएगा ही, जिस दिन आपको जाना पड़े, लाना पड़े, फिर बनाना पड़े। तो दिस इज द रीजन। और सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो, इससे तो एक तो क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट आ ही रहा है, जो वुमेन्स का हेल्थ है उस पर बहुत इम्पैक्ट आता है, जो रेस्पिरेटरी डिजीज है उसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये इससे क्या होता है, जो डिजीज बर्डन है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने यही दिया है कि कंटिन्यूअसली ये रीजन है, तो अभी भी लोग मिक्स वैरायटी ही यूज कर रहे हैं, कि एक तो ट्रेडिशन को फॉलो करना है, एक तो पैसे नहीं है। तो दिस इज द ऑल अबाउट। आपको 2 रीजन पता चल रहा है, फिर इसके जो निगेटिव इम्पैक्ट है क्लाइमेट पे इम्पैक्ट कर रहा है, और दूसरा इनका हेल्थ पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये ओवरऑल इसमें डिस्कशन हुआ। महाराष्ट्र वाला कल हम लोग पढ़े ही थे कि क्या वहाँ का पॉलिटिक्स चल रहा है, तो दोबारा क्या पढ़े और क्या इंपॉर्टेंट आज दिया है। वॉल्केनो इरप्शन इनटू द, कहाँ पे हुआ है, महाराष्ट्र में, इंडोनेशिया में, दैट इज इन द ईस्ट नूसा टेंगारा प्रोविंस। बस पीसेस में पूछ देगा, एक बार लिख लीजिए। इंडिया में कोई वॉल्केनो एक्टिव है, कोई वॉल्केनो एक्टिव है? बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड का नाम सुना है? अंडमान निकोबार में है, कभी कभी उससे आ जाता है वॉल्केनो। यूपीएससी एक साल पूछा भी था 2018-19 में। बैरन, बैरन आइलैंड, BARREN, एक बार चेक भी कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है बैरन आइलैंड। ज्योग्राफी में पढ़ाया होगा जब ज्योग्राफी, अच्छा इंडियन ज्योग्राफी अभी स्टार्ट होगा, उसका तो है दूसरे तीसरे चैप्टर में है, क्लास 12th, क्लास, हाँ क्लास 12th हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज सऊदी अरेबिया इंडिया का कोऑपरेशन है। नाउ वी आर गोइंग टू वर्क इनटू द एरिया ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एनर्जी, कल्चर, डिफेंस मेन है। जो आप जब आप बहुत क्लोजनेस जाते हैं तभी आप डिफेंस में आते हैं, जब बहुत ट्रस्ट होगा तभी तो आप उसको अपना बंदूक देंगे, अपना हथियार बताएंगे, तभी तो हेर फेर करेंगे। ऐसे तो आप सिर्फ दाल चावल लकड़ी गैस सिलेंडर यही सब बदलेंगे जब बहुत ज़्यादा घनिष्ठता हो जाती है। तो जहाँ पे भी अगर किसी देश के साथ हम जा रहे हैं डिफेंस डील में, तो वहाँ पे हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में चेंज हो जाता है। इंडिया और यूएस का हम लोग भी एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, ऑन द इंडियन ओशियन पे डायलॉग कर रहे हैं। और दूसरा जो इनिशिएटिव है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को हम लोग साझा कर रहे हैं, ICET इसको बोल रहे हैं। तो अगर ICET बोले कि किस देश के साथ हमारा चल रहा है, तो यूएस के साथ निकलता है। बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, बल हाँ एक्टिव के कैटेगरी में आता है, उससे चीजें आती हैं। आपने देखा नहीं नेट पे निकल रहा है ना, बीच बीच में बंद हो जाता है फिर कभी कभी, तो वो तो वॉल्केनो नॉर्मल सी चीज है ना। वॉल्केनो कैसे आती है, ये आपका अर्थ है, यहाँ ऊपर एस्थेनोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर के पास यहाँ पे क्या है, लिथोस्फीयर है। एस्थेनोस्फीयर इज द लावा के जैसे है, ठीक है, वही है ना मेन। यहीं से अगर कहीं से मानिए कोई एक निकलने का पाइप जैसे कोई उसको मिल गया, तो वहां से आ जाएगा। या तो यहाँ पे वीक हो जाए, जैसे ये प्लेट भी आपस में चलते रहते हैं, वहां टकराते हैं। जैसे स्टेनोस्फीयर में जो ये लावा है वो कन्वेक्शन करंट के थ्रू घूमता रहता है, टकरा टकरा के कम करता है, और जहाँ वीक होता है वहीं से निकल आता है। तो एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि उसे कहीं से एक वेंट मिल जाए, पाइप जैसी संरचना मिल जाए, तो वहां से आ जाएगा। कई बार देखिएगा कि पहाड़ों पे भी गरम गरम पानी निकलता है, जैसे मणिकरण में आप देखेंगे, तो वो क्या होता है कि वो वेंट पहाड़ों वाले एरिया में आ गया। ज्योग्राफी पढ़ा दूं थोड़ा सा, सिंपल सी बात है कि
जहाँ पे मानिए यहाँ पे ये स्टेनोस्फेयर है और यहाँ पे पहाड़ का है चट्टान। अब यहाँ से इसको वेंट मिला और यहाँ पे आके लावा इकट्ठा हो गया और लावा के ऊपर कोई बहुत ही कठोर चट्टान है। कठोर चट्टान के ऊपर यहाँ पे पानी भरा हुआ है, स्टोर हुआ है, एक्वाफायर है। एक्वाफायर वही होता है ना जहाँ पे पानी इकट्ठा हो। अब यहाँ से ये लावा यहाँ पे है तो वो पानी गर्म कर देगा और जहाँ से भी ये पानी निकल रहा होगा वहाँ पे एकदम खौला हुआ आएगा ना, क्योंकि उसके नीचे तो लावा है ना। तो यही इसका रीजन होता है, कोई चमत्कार नहीं होता है। जैसे आप जाइएगा आपको मनाली वनाली रास्ते में केदारनाथ मिलता है कि ठंड, तो वही तो सेम वही तो है, इसी के कारण तो आता है। जो वो पानी आता है वो ऐसे जगह से आता है जिसके नीचे लावा होता है। लावा क्या करता है, इस पूरे पत्थर को गरमा देगा। इतना नहीं गरमा पाएगा कि पिघला दे, पर इतना जैसे आप लोग चाय बनाते हैं तो अरे पहाड़ है, जैसे ये माउंटेन है। अब यहाँ इस स्टेनोस्फेयर है और इसके ऊपर लिथोस्फेयर है। लिथोस्फेयर है, अब यहाँ से हो सकता है ना कहीं से दरार हो। अब जहाँ से दरार होगा ये लावा ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ तक गया, इसके ऊपर कोई चट्टान रोक के रखा है पानी के ऊपर। यहाँ चट्टान है, बहुत ही स्ट्रांग चट्टान है, जो स्टोन जो भी वहां पे पत्थर है, ठीक है। अब लावा यहाँ पे इकट्ठा हो गया, लेकिन ये पत्थर बहुत मजबूत है इसके ऊपर वाला। अगर वो पिघला के ऊपर निकल जाएगा तो वॉल्केनो बन जाएगा। कई बार आप देखिएगा माउंटेन पे भी वॉल्केनो निकलता है। अगर नहीं पिघला के निकल पाए, ये चट्टान मजबूत है, तो क्या करेगा, इसको तो गरमाएगा ना। आप चाय बनाते हैं, नीचे फ्राई पैन गर्म करता है, वो खोलने लगता है। तो वही होता है, जब ये वाला पानी कहीं से निकल रहा होगा, जहाँ पे भी उसको बाहर आने का स्प्रिंग या जो भी जगह मिलेगा गीजर, तो वहां पे क्या होगा, गर्म पानी आएगा एकदम। पढ़ेंगे आप लोग ये सब हॉट स्पॉट, ये सब पढ़ेंगे। दिस आर द हॉट स्पॉट में भी यही होता है कि जहाँ पे हॉट स्पॉट लावा का बहुत बड़ा सा लावा का एक पूरा थक्का जाके करेगा, तो वो लावा जो आगे भी बढ़ता रहेगा और जगह जगह पे वो लावा निकलता भी रहता है। तो वो हॉट स्पॉट का अलग कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर हो रहा है? दिस इज ऑल अबाउट। ऐसे ही गीजर होता है, जैसे वहां पे अलग अलग होता है। हॉट स्प्रिंग गीजर में होगा, बहुत तेजी से पानी फ्लो बाहर आएगा। ओके, तो वहां पे होता है कि वहां जैसे अगर जो वेंटिलेशन होता है यहाँ से बहुत पतले वेन से आता है, तो वो बहुत प्रेशर से निकलता है। और जहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा अगर वेंटिलेशन का रहेगा, वेंट थोड़ा मोटा रहेगा, तो बुलबुला करके निकलेगा, तो ये स्प्रिंग बन जाता है। और जहाँ पे पतला, जैसे आप कभी पानी पटाया है पाइप से, जब आपको तेज करना होता है तो मूदते हैं, तो खूब तेज दूर तक जाता है, तो वही गीजर बन जाएगा। और जहाँ पे पूरा उसको प्रेशर सफिशिएंट स्पेस मिलेगा, तो वहां पे वो बुलबुले टाइप का निकलेगा। दिस इज ऑल अबाउट। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, दिस इज द ब्रिटिश वहां से इसलिए भी बीमारियां सही हो जाती हैं क्योंकि जब वो नीचे से आ रहा होता है तो बहुत से जैसे सल्फर वल्फर जो होते हैं ना चट्टानों में, उसको पिघला के लाता है। तो बहुत सी हमारी जो स्किन डिजीज होती हैं उसका जो सोल्यूशन होता है वो सल्फर होता है, उससे आपका ठीक हो जाता है। तो लोग कहते हैं नहाने का एक फायदा है साइंटिफिक ये है कि कुछ केमिकल्स दैट इज नीडेड फॉर द स्किन डिजीज वो सही होने के चांस होते हैं। हाँ, तो वहां पे मेन है कि कुछ केमिकल, खासकर सल्फर जो होता है उसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, तो ये एक उसका फायदा होता है। ब्रिटेन की समंता हार्वे है, इनको बुकर प्राइज मिला है। इन्होंने जो जिस बुक के लिए मिला है दैट इज द ऑर्बिटल। और ये बुक का जो थीम है, उन्होंने लिखा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अगर पृथ्वी को आप देखें तो किस तरीके का नज़ारा होगा, उसी पे इन्होंने लिखा है। इन्होंने ये बुक ऐसा नहीं था वहां जाके लिखा है, लिखा यहीं से, लेकिन इस तरीके से लिखा है कि इमेजिन करके कि कैसे दिखेगा। सी रोट इनटू द ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन। और उन्होंने पिक्चर पे नासा वोसा का ये सब टीवी सीरीज देख देख। COP29 कहाँ पे चल रहा है? बाकू, अजरबैजान। उसका पूरा मैप में आपको क्लियरिटी होना चाहिए। अजरबैजान का लड़ाई चल रहा है इस समय आर्मेनिया से। अजरबैजान के बगल में अरल सी है, तो प्लीज गो थ्रू ऑल दिस लोकेशन। आसपास के कौन से सी है, कौन सा फेमस माउंटेन है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। इस पे जो फर्दर आएगा वो हम देखते हैं। अभी जो एक डिमांड आ रहा है दैट शुड बी द नेट कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स। अगर आपको कहीं ये दिखे कि व्हाट इज नेट कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स, दिस इज रिलेटेड टू द
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है डेवलपिंग कंट्रीज को, जैसे डेवलप कंट्री पे तो बाइंडिंग है कि ये आपको करना है, डेवलपिंग कंट्री पे अभी तक उनके मन के मर्जी से था कि आपको जो अच्छा लगे कर लीजिएगा, क्योंकि हमने विरोध किया कि आप तो पहले डेवलप्ड हो गए, तो आप पे और हम पे सेम तरीके का ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए पहले ये था कि डेवलपिंग कंट्रीज को ये कहा जाता था आप जितना अपने तरफ से घटाना चाहें CO2 का इमिशन वो घटा लीजिए। लेकिन अब दिक्कत आ रहा है कि चीटिंग होती है ना, खुद को कोई कहे कि आप अपने कमाई का कुछ हिस्सा घटा लीजिए अपने मन से, तो कोई करना चाहेगा? नहीं करेगा ना। कुछ लोग हैं जो दयालु होंगे करेंगे, लेकिन सब नहीं करेंगे। तो इसमें चीटिंग बहुत होती थी। जो डेवलपिंग कंट्री थे वो नहीं करते थे, घटा बढ़ा के ऐसे ही डेटा दे देते थे। तो अब इन्होंने कहा है कि ऐसा डेटा बताइए जिसको क्वांटिफाई किया जा सके। ऐसे आप डेटा नहीं, आप उसका प्रूफ भी देंगे। इसीलिए इसको कहा गया है कि क्वांटिफाइड। क्वांटिफाइड का मतलब क्वांटिटी में बताइए कि किस इंडस्ट्री से कैसे आपने CO2 या जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन है कैसे घटाया। तो इसी को हम कह रहे हैं नेट कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स। समझ में आ गया किससे रिलेटेड है? पूछ देगा कि नेट कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स न्यूज में था, किससे रिलेटेड है? तो दिस इज रिलेटेड टू द जो हमारा क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस चल रहा है, जो एग्रीमेंट हो रहा है उसी के थ्रू है। डेवलपिंग कंट्रीज पे जो पहले था कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन था कि जो हम नेशंस खुद डिटरमाइन करेगा कि वो कितना CO2 या ग्रीन हाउस घटाएगा, वो अब क्वांटिफाइड होना चाहिए। अब उसको वेरीफाई करने का आप पूरा डेटा के साथ देंगे। आप ऐसे हवा में नहीं कह देंगे कि हाँ हमने इतना घटाया। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज़।